हेलो एवरीवन। इंजीनियरिंग जियोलॉजी के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ वेदरिंग। तो आइए देखें। अगर सामान्य बात की जाए तो जो वेदरिंग है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जो अर्थ के ऊपर कंटिन्यूसली प्रोग्रेस में रहता है। क्योंकि अर्थ एक डायनेमिक प्लानट है इसलिए इसके ऊपर कई सारी ऐसी प्रोसेस लगातार चलती रहती हैं जो इस डायनेमिक प्लानट के फिनोमेना का, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, उसका एक हिस्सा है। और जो वेदरिंग है, वेदरिंग का होना भी उसी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना का एक हिस्सा है। अगर वेदरिंग की बात की जाए तो इसके कुछ जो इम्पोर्टेंस है वो इस प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए तो जो वेदरिंग है, वेदरिंग के कारण ही जो धरती पे सॉइल बनती है, सॉइल के फॉर्मेशन में भी वेदरिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके आगे अगर देखा जाए तो जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर अकरेंस के लिए भी वेदरिंग का होना जरूरी है। क्योंकि जो वेदरिंग है, वेदरिंग के कारण ही रॉक्स के अंदर पोर्स डेवलप होते हैं और वही पोर रॉक्स की पोरोसिटी और परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से ग्राउंड वाटर अकरेंस में भी वेदरिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर इसमें कुछ जो हार्ड एंड कॉम्पैक्ट रॉक होती हैं जैसे कि ग्रेनाइट, नीज, अब क्योंकि ये जो रॉक है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, इनके ऊपर वेदरिंग का असर भी कम होता है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर इनकी बात करें तो इसमें भी वेदरिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कई सारे ऐसे टेरेन जहाँ पर ग्राउंड वाटर कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर होती है वहाँ पर इसी टाइप की हार्ड रॉक पाई जाती है। अब इस टाइप की जो हार्ड रॉक है उसमें भी वेदरिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? जब वेदरिंग होती है तो इसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं और वो जो क्रैक्स हैं उन क्रैक्स में फिर जब ग्राउंड वाटर इंसर्ट होता है, वेदरिंग फर्दर इंक्रीज होती है। इस तरीके से जो हार्ड रॉक स्ट्रेटा है उसमें भी ग्राउंड वाटर मिलने लगता है। वेदरिंग के अलावा ग्राउंड वाटर को सपोर्ट करने वाले कई सारे जियोलॉजिकल फीचर और होते हैं जैसे जॉइंट, शेयर जोन, फॉल्ट, फोल्ड। ये जो सारे जो जियोलॉजिकल फीचर है वो ग्राउंड वाटर के एक्विजिशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल की अगर बात करें हम तो बिल्डिंग मटेरियल में भी जो चीप बिल्डिंग स्टोन होते हैं जैसा लेटराइट, इन सब के डेवलपमेंट में भी वेदरिंग की एक अहम भूमिका होती है। कई सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के मिनरल या ओर्स की बात करें तो उसमें भी वेदरिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो ओर होता है, जो कि बेसिकली एल्यूमिनियम का ओर है, उसके फॉर्मेशन में भी वेदरिंग का एक अहम रोल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेदरिंग जो है ओर फॉर्मेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्दर ओर फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो सुपर रिच इनरिचमेंट प्रोसेस जो होती है ये भी एक वेदरिंग की ही एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूशन और केमिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं। इस प्रोसेस के थ्रू पर्टिकुलरली सल्फाइड डिपॉजिट्स बनते हैं जो कि वेदरिंग का ही एक हिस्सा है। और सल्फाइड डिपॉजिट इकोनॉमिकली कितने वैल्यूएबल होते हैं ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कई सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट और भी हैं और ओर्स हैं जो कहीं ना कहीं वेदरिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के अगर देखा जाए तो वेदरिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ये एक प्रॉफिटेबल प्रोसेस है, इसलिए इसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। अब वो साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वेदरिंग जो है वो एक बहुत ही डेंजरस प्रोसेस हो सकती है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी रॉक अगर उसमें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में जो वेदरिंग है वो इन दोनों के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालती है। वो उसकी स्ट्रेंथ को भी पुअर करती है और उसकी स्टेबिलिटी को भी इफेक्ट करती है। तो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेदरिंग जो है वो एक डेंजरस कॉजेज हो सकती है। आइए और कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं जो वेदरिंग से ही संबंधित है लेकिन सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मफुल है। जैसा कुछ मेजर कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें जैसे ब्रिज, डैम या रिजर्वायर या हाईवेज,
इन सब की अगर बात करें तो जो रॉक है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके ऊपर जो केमिकल वेदरिंग है उसका इफेक्ट कम से कम होना चाहिए। तो जो वेदरिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे रॉक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। अब चूंकि जो वेदरिंग है वो रॉक्स की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पैदा करती है, इसीलिए जो वेदर्ड रॉक है ना ही उसको एज ए गुड बिल्डिंग स्टोन के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, ना ही उसका यूज एज ए रेलवे बेलास्ट या मेटल रोड के कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, और ना ही उसका यूज एग्रीगेट के फॉर्म में किया जाता है। तो इस तरीके से कुल मिला के देखा जाए तो वेदरिंग जो है किसी भी रॉक के वेदर्ड होने के बाद में कम से कम उसका कंस्ट्रक्शन में यूज तो नहीं किया जा सकता। और ये सब क्यों है, क्योंकि उस वेदरिंग के बाद में उसकी जो स्ट्रेंथ है और जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम होने लगती है। सी कोस्ट पे अगर वेदरिंग की बात की जाए तो सी कोस्ट पे वेदरिंग के बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आते हैं, क्योंकि जो सी वाटर है उसमें कई सारे एनायंस और कैटायंस होते हैं। तो वहाँ पर जो सी कोस्ट पे जो रॉक अवेलेबल होती है उसमें वेदरिंग में ही जो कोरोजन एक प्रोसेस होती है, जो जो अपर लेयर को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती है। अब क्योंकि ये कोरोजन की जो प्रोसेस है इसमें एक पर्टिकुलर लेयर ही रिमूव होती है, इसलिए जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करना एक सिविल इंजीनियर के लिए काफी चैलेंजिंग होता है। और यहाँ पर जो 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 ट्रीटमेंट होते हैं वो भी कई गुना ज्यादा करने पड़ते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है उनको भी ज्यादा क्योर की जरूरत होती है, उस कंस्ट्रक्शन को भी ज्यादा क्योर की जरूरत होती है अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो इन लैंड कंस्ट्रक्शन की। टनल मेकिंग में अगर देखा जाए तो टनल मेकिंग में भी जो वेदरिंग है बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट लेके आती, बहुत ज़्यादा एडवर्स रोल प्ले करती है वेदरिंग, क्योंकि वेदरिंग होने के बाद में जो रॉक है उसकी स्ट्रेंथ और जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसलिए जो जब जब भी हम टनलिंग करते हैं तो वहाँ पर जो इसकी रूफ होती है वो रूफ कोलाइड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए टनलिंग में भी जो वेदरिंग है वो एक डेंजरस प्रोसेस हो सकती है। इसीलिए ये चीज ध्यान में रखी जाती है कि जब भी कोई टनलिंग किसी एरिया से गुजरे तो इस चीज को विशेष तौर पर नोटिस किया जाता है कि वो एरिया कहीं वेदर्ड तो नहीं है, या उस पाथ में इन बिटवीन कोई वेदर्ड रॉक या कोई वेदर्ड टेरेन तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। अब अल्टीमेटली अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसको आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि उस कंस्ट्रक्शन की लागत को बढ़ाता है। जैसा कि सबसे पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जो वेदरिंग है, वेदरिंग कॉजेस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसी तरीके से अगर किसी स्लोप पे या किसी पर्टिकुलर ढलान पे अगर कुछ ज़्यादा अमाउंट में सॉइल अगर डेवलप हो जाती है, या फिर वहाँ पे एक जो थिक लेयर है सॉइल फॉर्म हो जाती है, तो वहाँ पर जो रॉक स्लाइड या लैंड स्लाइड की जो प्रोसेस होती है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन रेनी सीजन। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसका भी ये कारण बन सकती है वेदरिंग। अंत में अगर वेदरिंग को कंक्लूड किया जाए तो जो जो बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं, जैसे पर्टिकुलरली अगर बात करें रिजर्वायर या डैम की, अगर अपस्ट्रीम साइड में कोई वेदर्ड एरिया आता है तो बेशक ये उसकी जो रिजर्व कैपेसिटी है उसके ऊपर इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आएंगे। कैसे? क्योंकि जो वेदर्ड रॉक है उससे बहुत ज़्यादा जल्दी सिल्ट वगैरह और जो सेडिमेंट्स हैं वो टूट के रिजर्वायर में आएंगे, और अगर वो रिजर्वायर में आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, सिल्टिंग की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज हो जाएगी। अब अगर सिल्टिंग की प्रोसेस किसी भी रिजर्वायर में ज़्यादा होती है तो अल्टीमेटली इट इफेक्ट्स द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर। तो कुल मिला के जो वेदरिंग है वो एक सिविल इंजीनियर के लिए तो बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमें आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।